हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मेरी होता है और वो अपने पेरेंट्स को आते हुए देखकर काफी खुश होती है। उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि वो अकेली डरी तो नहीं थी, तो मेरी हंसी में कह देती है कि उसके पास रोज थी ना, वो नहीं डरी। फिर वो अपने छोटे भाई शियोन को देखती है जो अभी कुछ ही वक्त पहले ही पैदा हुआ था। मेरी उसे गोद में उठाकर प्यार से देखती है और शियोन भी उसे मुस्कुरा कर देखता है। मेरी कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। कुछ साल बाद मेरी और शियोन बड़े हो जाते हैं। मेरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जबकि जो शियोन होता है वो बिल्कुल शांत और समझदार रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पागल हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। तभी उनके डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शियोन कहता है कि दीदी तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो डैड बोलते हैं, हाँ हाँ सही कहा। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर एनर्जी कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ पर मेरी कहती है कि शियोन किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। उसने कभी बिस्तर गीला नहीं किया, माँ की मदद भी करता है और कभी कभी तो वो उसे बड़ी उम्र वालों की तरह परेशान भी दिखता है, जैसे उसे कुछ चिंता सताई जा रही हो। मेरी तो उसे छुप छुप के अजीबोगरीब शब्दों का उच्चारण करते हुए भी देखती है, जैसे कि फायर बॉल, थंडर बोल्ट, आइस स्टॉर्म, जब वो पूछती है तो शियोन कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बोलता हूँ। फिर एक रात डिनर के दौरान शियोन अपने पिता से पूछता है कि पापा, क्या मॉन्स्टर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ करती है। इसीलिए बच्चों को बाहर जाने से मना किया जाता है, क्योंकि अगर बच्चे जाएंगे तो बाबा काट खाएगा। और जब आगे शियोन पूछता है कि क्या मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो उनका जवाब होता है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने तो पहली बार ऐसा कोई शब्द सुना है, मैजिक। 3 साल और बीत जाते हैं। शियोन किताबें पढ़ता है और मेरी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करती है। एक दिन मेरी उससे कहती है कि वो स्ट्रोंग इसलिए बनना चाहती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो शियोन की रक्षा कर सके। शियोन उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। एक शाम मेरी और उसकी दोस्त रोज बात कर रहे होते हैं और रोज कहती है कि मेरी तो दिन भर प्रैक्टिस करती रहती है और शियोन दिन भर सिर्फ पढ़ता रहता है। मेरी कहती है कि हाँ वो पढ़ता तो है, पर बहुत कुछ अंदर ही अंदर छुपाता भी है। उसी रात मेरी शियोन को एक झील के पास ले जाती है, जहाँ उन्हें झील से एक रोशनी निकलती हुई दिखती है, जिसे देखकर शियोन एकदम हैरान होता है। तो मेरी कहती है, जब मैंने मॉम डैड को ये दिखाई थी तो उन्हें ये कोई रोशनी दिखाई नहीं दी थी, पर शियोन को तो ये रोशनी दिख रही थी। तो शायद इस रोशनी को सिर्फ कुछ ही लोग देख पाते हैं। मेरी कहती है कि यह किसी जादू की तरह है, जैसा कि शियोन ने कहा था। शियोन ये वाली बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये वाली बात तो मैंने बहुत पहले कही थी। क्या आपको मैजिक वाली बात अभी तक याद है? जिस पर मेरी कहती है, हाँ बिल्कुल याद है। मुझे अपने भाई की बात याद नहीं रहेगी तो किसको याद रहेगी? वैसे क्या आप तुम ठीक हो? शियोन कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली सुबह वो दोनों झील के पास बैठ जाते हैं और शियोन यहाँ पर अलग अलग बाल्टियों में पानी भरकर किनारे करता है। एक में पानी के पौधे थे, एक में मिट्टी और पत्थर, और तीसरी में मछली डालने की बात होती है। वो दरअसल ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि रोशनी के पीछे का कारण जान सके कि आखिर रोशनी आ कहाँ से रही है। मेरी कहती है कि उसे नहीं पता कि इससे क्या होने वाला है, पर वो शियोन के साथ में है। फिर शियोन कहता है कि उसे अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ में हो। मेरी यहाँ पर कहती है, तुम उदास थे इसीलिए मैंने यह सब किया। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि अगर मैजिक इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करता है तो कितनी अच्छी बात होगी। फिर मेरी यहाँ पर एक मछली पकड़ लेती है, जो कि एकदम आम सी मछली होती है। उसे वो तीसरी बाल्टी में डाल देती है। तभी रोज वहाँ पर आती है और मेरी से पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो मेरी कहती है कि यह उसका छोटा भाई शियोन है। रोज यहाँ पर शियोन को बताती है कि उसका नाम रोज है और मैं ठीक उसी प्रकार हूँ जिस प्रकार एक सूखे रेगिस्तान में एक सुंदर सा फूल खिलता है। यह सुनकर मेरी कहती है कि इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, ये ऐसे ही मजाक करती रहती है, फिल्मी है थोड़ी सी। अब रोज यहाँ पर आकर बोलती है, क्या यार मूड खराब कर दिया, वैसे तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरी बोलती है कि हम तो बस यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं।
उसी वक्त शियोन को भी झील के अंदर से वो ग्लोइंग लाइट बॉल दिखाई देने लगती है। रोज यहाँ पर पूछती है कि क्या ये सच है शियोन, तो वो कहता है हाँ। और फिर पता चलता है कि रोज भी यहाँ उन्हीं लाइट्स को देखने आई थी, क्योंकि ये नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। शियोन यहाँ पर रोज से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लाइट बॉल्स क्या हैं और किस चीज से निकल रही हैं? रोज बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन उस मोमेंट पे शियोन रोज के काफी पास आ जाता है, जो कि मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर शाम के वक्त वो लाइट्स फिर से झील में निकलने लगती हैं। रोज तो यहाँ पर मस्त फिश पकड़ रही होती है और शियोन और मैरी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो लाइट किस चीज से निकल रही है। फिश से निकल रही है, प्लांट से निकल रही है, या फिर स्टोन से, या फिर मिट्टी से है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। शियोन पूछता है कि क्या इस झील में पत्थर और मछली के अलावा और भी कोई क्रिएचर है क्या? तो मेरी कहती है हाँ है तो सही। तो रोज बोलती है झील में तो कई चीजें होती हैं, क्या तुम सबको पकड़ोगे? ये सोचकर शियोन के दिमाग में फटाक से एक आइडिया आ जाता है। वो अपने कपड़े उतारता है और झील में जाने लगता है। मेरी इतनी चिंता में होती है कि वो भी कपड़े उतारने लगती है उसके साथ में जाने के लिए। फिर ये दोनों झील के अंदर जाकर उन लाइट्स बॉल को देखने लगते हैं। शियोन यहाँ पर एक लाइट बॉल को टच करता है, वो हल्की सी वार्म होती है, तो मेरी भी उसको टच करके देखती है। शियोन फिर पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन पानी थोड़ा सा गंदा होता है, इसीलिए क्लियरली कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन शियोन को यहाँ पर यह समझ में आ जाता है कि ये लाइट्स किसी लिविंग क्रिएचर से आ रही है। कोई प्लांट नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो मूव कर रही है, क्योंकि लाइट बॉल्स अलग अलग जगह से आ रही होती हैं, एक लाइन में नहीं आ रही होती है। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चलता है कि ये क्रिएचर आखिर में है क्या। बाद में फिर कपड़े पहनकर शियोन बोलता है थैंक यू दीदी, आपने मेरी हेल्प करी। मैरी कहती है अरे बेटा, हम एक फैमिली है, हर चीज के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस पर शियोन कहता है लेकिन फैमिली होने के बावजूद भी मेरी जो फीलिंग्स है वो, और फिर यहाँ पर बात कट जाती है, आगे कुछ बात समझ में नहीं आती। तभी बाद में वो तीनों फिर उन ट्राउट फिशेस को देखने लगते हैं, जो कि यूजुअली बहुत गहराई में रहती हैं। लेकिन अभी क्योंकि मेटिंग सीजन है तो फीमेल ट्राउट सरफेस के पास आती है जहाँ मेल्स होते हैं। ये सीन देखते वक्त अचानक से लाइट बॉल्स दिखाई देती हैं। ये लाइट बॉल्स मेल और फीमेल ट्राउट दोनों से आ रही होती हैं और ये सीन देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तभी ये देखकर शियोन बोलता है ओह, ये तो कर्टशिप बिहेवियर है। ये लाइट बॉल्स उनका तरीका है जिसमें मेल फीमेल से कहता है कि चलो शादी करके एक फैमिली बनाते हैं। ये देखकर तब मेरी बोलती है अच्छा, तो फिर मुझे और शियोन को तो कर्टशिप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही फैमिली है, और तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ, तो फ्यूचर में हम बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन शियोन तुरंत कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, सिबलिंग्स के बीच में शादी नहीं होती है। मेरी पूछती है भला क्यों, ऐसा क्यों होता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? तो शियोन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है अरे करता तो हूँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगली सुबह मेरी अपनी माँ से कहती है कि उसे शियोन से शादी करनी है। उसकी माँ भी उसको डांट देती है। तो मेरी कहती है कि क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ, मैं तो बस हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। शियोन कहता है अरे हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए शादी करनी जरूरी नहीं है। तो मेरी कहती है अरे शादी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने नहीं की तो फ्यूचर में हमें किसी और से शादी करनी पड़ेगी, फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी, तुम तो उसके साथ बिजी हो जाओगे। शियोन बोलता है अगर ऐसी बात है ना तो मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी बोलती है कि फिर पापा को बुरा लगेगा। शियोन कहता है मैं बच्चों को एडॉप्ट कर लूंगा किसी और से। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, चाहे मैं अभी बच्चा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तो तुमसे दूर जाने की सोचना भी नहीं चाहता, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मेरी उसकी ये बातें सुनकर रो पड़ती हैं। दोनों का एकदम इमोशनल कनेक्शन स्ट्रोंग हो जाता है और तभी यहाँ पर एकदम से स्ट्रोंग लाइट निकलती है। हमें पता चलता है कि ये वाला ग्लो शियोन की बॉडी से आ रहा होता है। कुछ सेकंड्स के लिए उसका बॉडी ग्लो करता है। शियोन बोलता है अरे ये तो मैजिकल एनर्जी थी। तभी उसे याद आता है कि जब वो झील में था तब वो लाइट बॉल्स के बहुत करीब था और उसी वक्त ये मैजिकल एनर्जी उसकी बॉडी में आई थी।
और जब उसने मैरी के सामने ये फील किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, शादी नहीं करेगा, तो ये एक कन्फेशन था और उस मोमेंट में ही वो एनर्जी ट्रिगर हो गई। यहाँ पर मैरी तो ये सब सुनकर देखकर एकदम शर्मा कर भाग जाती है। शर्मा के बल खा के। अब यहाँ पर शियोन सोचता है मैजिक, हाँ इस दुनिया में अब तक मैजिक इसलिए नहीं था क्योंकि उसे यूज करने की टेक्निक किसी ने इन्वेंट नहीं की थी, मगर अब मैं मैजिक को इन्वेंट करके पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। अब हम देखते हैं एक अंधेरे कमरे में जहाँ एक लड़का बैठा होता है। वो काउंट कर रहा होता है और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो खुशी से चिल्ला उठता है क्योंकि अब वो 30 साल का हो गया है और सुना है कि जो लोग 30 तक वर्जिन रहते हैं वो विजार्ड बन जाते हैं। हम देखते हैं कि उसके रूम में मैजिक से जुड़ी हुई कई सारी बुक्स और पोशंस होते हैं और वो ट्राई करता है मैजिक यूज करने का, लेकिन बार बार फेल हो जाता है। 30 साल तक वर्जिन यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन, सोचो उस व्यक्ति में कितनी शक्ति आ गई होगी। आगे हम देखते हैं कि फिर वो एक सीक्रेट बुक से मॉन्स्टर को समन करने का स्पेल पढ़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो इतना चिल्लाता है कि उसके नेबर गुस्सा हो जाते हैं और उसे माफी मांगनी पड़ती है। फिर बेचारा उदास होकर सो जाता है और सोचता है मैंने 30 साल वर्जिन रहकर क्या पाया। लेकिन तभी उसके दिल में तेज दर्द होता है और वो वहीं पर खल्लास हो जाता है। मरने से पहले उसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखाई देती है। वो दोस्तों से दूर रहा, बस मैजिक के ही पीछे पड़ा रहता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानता था कि शायद मैजिक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसकी सोल नए रूप में जन्म लेती है, एक छोटा बच्चा बन जाता है जिसका नाम होता है शियोन। अब जब प्रेजेंट में शियोन के डैड कहते हैं कि इस दुनिया में मैजिक नहीं है, तब शियोन मैजिक के रिसर्च में लग जाता है। छोटी सी उम्र में ही वो काफी डीपली सोचता है, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है उसे लगता है मैजिक शायद रियल नहीं है। अब वो 6 साल का हो गया है, लेकिन झील में जो मैजिक फील हुआ था उससे उसे एक नई होप मिलती है। फिर वो फिर से ट्राई करता है मैजिक को एक्टिवेट करने का, लेकिन कुछ नहीं होता है। उसके डाउट अभी भी जिंदा होते हैं। मैरी उसके रूम में आकर कहती है कि दरवाजा नॉक करना चाहिए था। वो कहता है कि अब तो मैनर्स आ रहे हैं मुझ में, लेकिन अंदर ही सोचता है कि अभी तो नहीं आए हैं, लेकिन कभी तो आ ही जाएंगे। मैरी बोलती है चलो स्नैक्स का टाइम हो गया है, पर शियोन उसे पास बुलाता है और मैरी उसके पास आ जाती है। फिर अचानक शियोन बोलता है दीदी आई लव यू। ये सुनते ही मैरी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो शर्मा कर मुस्कुरा पड़ती है, वाह। लेकिन उसी वक्त शियोन की बॉडी से एक रोशनी सी निकलने लगती है। शियोन बोलता है मैंने सोचा था कि जब अपने दिल की बात बोलूंगा तब कुछ अलग होगा, और देखो वैसा ही हो गया। लगता है जब भी मुझे मैजिक पावर चाहिए होगी मुझे किसी को प्रपोज करना पड़ेगा। नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी तो उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है। मैरी बोलती है तो तुम मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे थे। तुमने अभी जो भी मुझसे बोला वो सब झूठ था। शियोन बोलता है अरे नहीं दीदी, ये बिल्कुल सच था। तो मैरी फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है सच में? तुम सच कह रहे हो? शियोन मन में सोचता है अरे ये तो इतनी जल्दी मान गई। यहाँ पर मैरी कहती है कि अगर तुमने सच बोला है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे तुम्हें इस मैजिक के बारे में कुछ और पता चला क्या? तो शियोन कहता है कि अभी तो लगता है कि जब भी अपनी फीलिंग्स इंटेंस होती है तब ये ग्लो करता है, पर मैं कुछ और ट्राई करना चाहता हूँ। जब भी अपने इमोशंस को महसूस करता हूँ तो फिर बॉडी ग्लो करने लगती है। तभी मैरी उसको देखकर बोलती है अरे तुम तो फिर से ग्लो कर रहे हो। शियोन यहाँ पर खुश होकर कहता है यस मैंने कर लिया, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी बॉडी को ग्लो ही कर पा रहा हूँ। तो मैरी कहती है कि ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बड़ा जबरदस्त बात है, ये कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर शियोन मन ही मन सोचता है कि हाँ ग्लो तो कर रहा हूँ, लेकिन और सीखना पड़ेगा अगर मुझे इस दुनिया में मैजिक करना है तो। जैसे एक इलेक्ट्रिक ईल होती है ना, उसके पास एक स्पेशल इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिससे वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है, और उसकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो करंट को फील कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया के लोगों के पास भी एक स्पेशल ऑर्गन होगा जिससे वो मैजिक को फील और क्रिएट कर पाते हैं।
और इस एनर्जी को मैंने नाम दिया है मैजिकली चार्ज्ड स्टेट। और इसी बात को सोचकर शियोन अब अजीब तरीके से हंसने लगता है। तो मेरी बोलती है, अरे इस तरीके से हंसोगे तो बिल्कुल पागल लग रहे हो तुम, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम इतने खुश हो। फिर 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है और इस 1 महीने में शियोन ने कुछ नई चीजें सीखी थी। पहला तो मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए एकदम पावरफुल इमोशन चाहिए होता है। दूसरा, एक दिन में कितनी बार आप इस स्टेट में जा सकते हो उसकी लिमिट होती है। अगर ज्यादा मैजिक यूज किया तो बॉडी थक जाएगी। तीसरा, अगर किसी दिन आप अपने लिमिट को पुश करते हो तो अगली बार थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और चौथा, जिसे मैजिक दिखाई नहीं देता उसे ये लाइट बॉल भी नहीं दिखेगी। जिनके भी पास पोटेंशियल होगा वो उसकी गर्माहट भी महसूस कर लेगा। और पांचवा, शियोन मैजिक लाइट बॉल्स बना नहीं पा रहा था, शायद उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। मतलब कि फिलहाल उसमें एक मछली से भी कम मैजिक है अभी। ये सोचकर फिर वो कहता है कि मैजिक एनर्जी बिल्कुल किसी गेम के एमपी जैसा है, चाहे जितनी कोशिश कर लो उसे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन शियोन यहाँ पर यह भी सोचता है कि नहीं, अब मैं रुक नहीं सकता। उसने देखा था कि ट्राउट फिश के अंदर से लाइट बॉल निकल रही थी और फिर वो ट्राई करता है अपनी पूरी एनर्जी राइट हैंड में इकट्ठा करने के लिए। शुरू में उसको बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर वो इमेजिन करता है कि अगर उसका राइट हैंड ग्लो करे तो वो कितना खुश होगा। और ये वाला इमोशन फील करते ही उसका हाथ ग्लो करने लगता है और धीरे धीरे एक लाइट बॉल बन जाती है। शियोन खुशी से चिल्लाता है, ये मेरा दायां हाथ चमक रहा है। और उस लाइट बॉल को लेकर वो दीवार पर एक मुक्का मार देता है। मन में बहुत खुश होता है वो तो कि अब मेरे में बहुत ताकत आ गई है, दीवार तो टूट जाएगी। पर बेचारे के हाथ में ऐसी लगती है। वो कहता है कि मुझे लगा अटैक होगा, पर ये तो सिर्फ रोशनी थी। खैर कोई बात नहीं, कम से कम बॉल तो बना। और इस टेक्निक को कहा जाता है गैदर्ड मैजिक, जिसमें एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। अब शियोन कहता है, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा जब तक कि बेहोश ना हो जाऊं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन के पिता तीनों को फाइटिंग ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, मगर शियोन तो यहाँ ऑलरेडी थका हुआ होता है और शियोन और रोज आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। शियोन के पिता कहते हैं, ध्यान से ट्रेनिंग करो, ये लकड़ी की तलवार भी किसी को चोट पहुंचा सकती है। लेकिन शियोन बोलता है, मुझे फाइटिंग अच्छी नहीं लगती है, मैं तो तलवार चलाना नहीं सीखना चाहता हूँ। तो उसके पिता कहते हैं, तुम्हें सीखना पड़ेगा, सिर्फ इंसान से ही नहीं लड़ना पड़ता, हमें मॉन्स्टर से भी लड़ना होता है जो कि टाउन के बाहर घूमते रहते हैं। जिस पर मेरी भी कहती है कि तुम्हें ये सीखना चाहिए। बेचारा शियोन, वो तो गैदर्ड मैजिक प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन अब यह करना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वो बहुत थक जाता है। उसके पिता कहता है, मुझे लगा तुम इसमें इतने बुरे होंगे, लेकिन रोज में पोटेंशियल है। अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करती रही तो एक दिन एक्सपर्ट बन जाओगी। फिर यहाँ पर मेरी से वो कहते हैं, चलो अब तुम्हारी ग्रोथ को देखते हैं। मेरी अपने पिता के सामने रेडी होती है और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। मेरी यहाँ पर एकदम तेज स्पीड में आती है, पर लास्ट मोमेंट में अपनी स्वॉर्ड की डायरेक्शन नीचे कर देती है। लेकिन यहाँ पर उसके पिता कोई कम नहीं थे, वो भी बहुत तेज थे। वो उछलकर उससे बच जाते हैं और यहाँ पर बेचारी मेरी हार जाती है। यहाँ पर उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हारे मूव्स को समझना इजी है, पर तुम में काफी सुधार हुआ है, ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहो। जिस पर मेरी बोलती है कि हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगले सीन में शियोन अपने कमरे में होता है और उसकी बॉडी ग्लो कर रही होती है। वो लाइट बॉल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। वो सोचता है, पहले मैंने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही चार्ज स्टेट में जा पाता था, लेकिन अब मैं 20 मिनट के लिए जा सकता हूँ। लेकिन ये सब करने के बाद भी कुछ सही नहीं हो रहा है, मुझे हर चीज दोबारा से सोचनी होगी। तभी यहाँ पर उसके पिता आते हैं तो शियोन पूछता है कि क्या हुआ। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं ईस्ट टाउन जाने की सोच रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। फिर पता चलता है कि एक टाउन है जो उनके घर के पास में ही है। शियोन कहता है कि हाँ, मैं चलूंगा। अगले सीन में शियोन, उसकी माँ, बहन और पिता मिलकर टाउन के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले ये लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं और फिर स्मिथ के पास जाने वाले होते हैं। शियोन सोचता है कि टाउन अच्छी तरह घूमेंगे, लेकिन उसकी उम्र अभी छोटी है। शॉपिंग के दौरान शियोन सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर शॉपिंग के बाद उसके पेरेंट्स एक शॉप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर शियोन और मेरी बाहर ही होते हैं। शियोन देखता है कि मेरी यहाँ पर मुस्कुरा रही होती है,
तो वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं। फिर उनके पेरेंट्स वापस बाहर आ जाते हैं और सब लोग ब्लैक स्मिथ के पास जाते हैं। एक ब्लैक स्मिथ उनका स्वागत करता है और कहता है, ओह तो तुम आए हो। फिर थोड़ा मजाक भी करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट चीज बनाई है। और फिर यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करता है अपना नाम ग्रे और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। फिर वो दोनों बच्चे अपना अपना नाम बताते हैं। यहाँ पर मैरी को एक नई तलवार मिलती है जिससे वो बहुत खुश होती है। शाम को जब सब लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो मैरी बोलती है कि शियोन तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ मुझे ही मिला, मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। तो शियोन कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, मुझे तलवार में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैरी कहती है कि तुम्हें थोड़ा अपने लिए भी सोचना चाहिए। तो शियोन बोलता है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं हमेशा तुमसे हेल्प मांगता रहता हूँ। इस पर मैरी गुस्से में मुंह फुला लेती है। तभी शियोन की नजर एक शॉप पर पड़ती है और वो अपने पिता से पूछता है इसके बारे में। पिता कहते हैं कि तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम अभी छोटे हो। शियोन कहता है कि ठीक है, लेकिन वो समझ चुका था कि वो शॉप फेरी सेलर की है जहाँ पर फेरीज को बेचा जा रहा था। आगे फिर हम देखते हैं कि एक आदमी जो जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर जाने की सोच रहा होता है, तभी उसके सामने एक लड़का गिर जाता है और बोलता है कि सब लोग मर चुके हैं, उसे ये बात अपने लॉर्ड को बतानी होगी। और जब वो आदमी पूछता है कि क्या हुआ, तो वो लड़का कहता है कि गोब्लिन्स ने सब कुछ किया है। वहीं दूसरी तरफ शियोन अपने मैजिक को अब 10 सेकंड तक कंट्रोल कर सकता था और उसका हाथ अब पहले से ज्यादा गर्म हो रहा था। पर अभी भी उसके लिए ये काफी नहीं है, वो कुछ ऐसा करना चाहता था जो सच में मैजिकल हो। तभी वहाँ फिर नीचे से आवाज आती है और हम देखते हैं कि शियोन के पापा और माँ के पास कुछ लोग आए होते हैं। ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो गोब्लिन्स को मारने निकल पड़ेंगे। शियोन कहता है कि अगर वो गोब्लिन्स के ऊपर रिसर्च करेगा तो मैजिक के बारे में और सीख सकता है। लेकिन यहाँ पर वो सोचता है कि ये लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? गोब्लिन्स तो बहुत कमजोर होते हैं। यहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि तुम सब बूढ़े और बच्चों को ऊपर लेकर जाओ, हम गोब्लिन्स को संभाल लेंगे, वैसे भी वो सिर्फ 2 ही हैं। तो यहाँ पर शियोन उनसे पूछता है कि क्या गोब्लिन्स इतने स्ट्रोंग या स्मार्ट होते हैं कि दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं? उसके पिता कहते हैं कि नहीं। तो फिर शियोन प्लान बनाता है कि सब लोग ऊपर छुप जाएंगे और नीचे का दरवाजा बंद कर देंगे। फिर सब दरवाजे लग जाते हैं और वो लोग ऊपर छुप जाते हैं, पर उन्हें समय का कुछ अंदाजा ही नहीं होता और वो नहीं जानते कि वो कितनी देर से वहाँ पर बंद है। तभी एक गोब्लिन घर के बाहर आ जाता है और दरवाजे को अपने नाखूनों से खरोचने लगता है। सब लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं। फिर वो गोब्लिन एक खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और फिर वो सीधा ऊपर आ जाता है। पर चलते चलते वो लोगों के रूम से आगे निकल जाता है, जिसे देखकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी एक लाइटनिंग की आवाज आती है और एक औरत चिल्ला देती है और उसकी आवाज गोब्लिन सुन लेता है और फिर वो उनका दरवाजा तोड़ने लगता है। कुछ ही देर में वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी शियोन उस गोब्लिन को देखता और एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। गोब्लिन उसे देखता है और हंसने लगता है। यहाँ पर मैरी तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, पर गोब्लिन एक ही झटके में उसकी तलवार छीन लेता है और उस पर हमला कर देता है। पर तभी उसकी माँ बीच में आकर उसे बचा लेती है और जब वो गोब्लिन उन्हें मारने जाता है तो शियोन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शियोन नोटिस करता है कि गोब्लिन की बॉडी से मैजिकल एनर्जी निकल रही है, तो वो उसे फोकस करके गोब्लिन के हाथ पर मैजिक डाल देता है और इससे होता यह है कि उसका हाथ जल जाता है। गोब्लिन यहाँ पर चिल्लाने लगता है और शियोन को उठाकर दूर फेंक देता है। शियोन वापस से उठता है और उस गोब्लिन के सर पर फ्लेयर मैजिक चला देता है, जिससे गोब्लिन वहीं पर खत्म हो जाता है। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। तो शियोन कहता है, अरे तुम सब तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। तभी रोज उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से सब लोग जिंदा है, तुम महान हो। थोड़ी देर बाद कुछ औरतें शियोन की माँ को एक बेड पर लेटा देती हैं। किसी को भी यह नहीं पता था कि अब क्या करना है। तभी यहाँ पर शियोन पूछता है कि क्या कोई बंदा है जो मेडिसिन को जानता हो। तभी पता चलता है कि एक लड़की है जो थोड़ा सा स्टिचिंग के नॉलेज को जानती है। तो फिर वो उससे हेल्प करने को कहता है और बाकी सबसे सुई धागा और बाकी का सामान मंगवाता है। एक ग्रुप कोप्स को हॉलवे में ले जाता है और दूसरा ग्रुप सामान ले आता है। पर लिया जो स्टिचिंग देने वाली होती है वो बहुत ही नर्वस लग रही होती है।
शियोन उसे समझाता है कि अगर तुमने नहीं किया तो माँ मर जाएगी। फिर वो मान जाती है और घाव पर स्टिचेस लगा देती है और अब बस रेस्ट करने की जरूरत होती है। मेरी यहाँ पर खुशी से शियोन को गले लगा लेती है। तभी उसके पापा वापस आ जाते हैं। जंगल में उन्हें गोबलिन्स का बेस मिल चुका होता है। 2 गोबलिन्स को तो उन्होंने मार भी दिया होता है और बाकी कहाँ पर है ये उनको पता नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पर जल्दी लौट आए। वहाँ पर कुछ लोग घायल हुए पर मरा कोई नहीं था। बाद में एक डॉक्टर आता है और शियोन की चोटों को चेक करता है। वो कहता है कि ऑर्गन सारे ठीक है और फिर वो पूछता है कि ये स्टिचेस किसने किया, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल लग रहे हैं। शियोन सोचता है कि मैं उस लड़की के बारे में किसी को नहीं बता सकता, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता कि यह सब किसे करना आता है। फिर उसके पापा पूछते हैं गोबलिन के बारे में, तो मेरी यहाँ पर खुशी से बताती है कि शियोन मैजिक पर रिसर्च कर रहा है और उसी की वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन उसके पापा गुस्से में कहते हैं कि किसी को भी ये मैजिक का राज पता नहीं चलना चाहिए वरना मुश्किल हो जाएगी और मेरे ख्याल से तुम्हें मैजिक को छोड़ देना चाहिए। पर यहाँ पर शियोन समझाता है कि ये उसका सपना है और बिना मैजिक के वो कुछ भी नहीं है। यह सब सुनकर उसके पापा मान जाते हैं पर कहते हैं कि सब रिपोर्ट करना होगा और अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो उसे रोक देंगे। अगले दिन फिर वो नए एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है। उसके फादर आग लगाते हैं और शियोन फ्लेयर मैजिक के साथ आग के पास जाता है और उसका हाथ जल जाता है। यह देखकर उसके पिता पानी डालकर आग बुझा देते हैं पर शियोन को एक नया क्लू मिल जाता है और वो एक्साइटेड होकर हंसने लगता है और बार बार ट्राई करता है पर हर बार उसके पिता को आग बुझानी पड़ती है और वो थक जाता है। शियोन फिर बताता है कि उसे क्या सीखना है, जितना ज्यादा मैजिक इंटेंस होगा उतनी ज्यादा आग होगी। आग के अलावा किसी और चीज से भी फायर ट्रिगर हो सकती है। जब वो बॉडी के अराउंड मैजिक रैप करता है तो आग लगती है, लेकिन फ्लेयर मैजिक किसी काम का नहीं था। फिर वो सोचता है कि अगर और बना पाए तो शायद कुछ हो सकता है। यहाँ पर मेरी और रोज दिखाती है कि वो ऑर्ब बना सकती है। शियोन उनको देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो भी प्रैक्टिस करता है और वो बनाने की कोशिश करता है पर यहाँ पर उसके पिता ये सब देखकर कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सब लोग बाहर जाते हैं और शियोन एक फ्लेयर बॉल बनाता है जिसे देखकर सब लोग सरप्राइज होते हैं। उस मैजिक का नाम वो फ्लेयर रखता है, लेकिन ये अटैक कुछ काम का नहीं था। 1 महीना निकल जाता है और फ्लेयर हर बार कमजोर होता जाता है। यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस करते करते चोट खा लेती है तो उसके पापा उसे रेस्ट करने को कहते हैं। आगे फिर शियोन फायर मैजिक से बोर हो जाता है और लाइटनिंग पर काम करना शुरू करता है। लाइटनिंग और के लिए वो फिर ब्लैक स्मिथ के पास जाता है। उसे पता चलता है कि लाइटनिंग और लेना काफी मुश्किल है पर परमिशन मिल जाएगी तो माइनिंग साइट से मिल सकता है और उसका ट्रांसपोर्ट भी काफी मुश्किल होता है। यहाँ पर शियोन आइटम लिस्ट देता है तो ग्रस्ट उसे एक छोटा सा क्रिस्टल देता है पर यहाँ पर शियोन को बड़ा क्रिस्टल चाहिए होता है। ग्रस्ट बताता है कि बड़ा क्रिस्टल तो ट्रेड डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा पर उसके 4000 रेल में लगेंगे। ग्वाइन जो कि शियोन के पिता होते हैं वो पैसा देने के लिए रेडी होते हैं और ले आते हैं। शियोन अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और पर फ्लेयर यूज करता है। बाहर से तो कुछ नहीं होता है पर अंदर से लाइटनिंग ट्रिगर हो जाती है। सब कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया पर शियोन कहता है कि नहीं, ये सक्सेस था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि मैजिक किसी भी चीज का इफेक्ट कॉपी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी बनाकर मिमिक कर सकता है। फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है फायर को लेकर। मैजिक बॉल की जगह शार्प शेप बनता है और फायर स्वॉर्ड क्रिएट करता है। वो सबको इम्प्रेस कर देता है। फिर लाइटनिंग और पर ट्राई करता है लेकिन वीक मैजिक के कारण कुछ खास होता नहीं है। यह देखकर फिर वो मैजिक को और ज्यादा कंसंट्रेट करता है तो रिजल्ट थोड़ा बेटर होता है। उसके पापा ग्रस्ट को ले आते हैं जो कहता है कि वो लाइटनिंग और का स्टॉक लेकर आ गया है पर उसे बेचना थोड़ा मुश्किल है। तो शियोन कहता है कि वो ट्राई करेगा पर रिजल्ट का कुछ कह नहीं सकता। जब वो 2 ओर्स को पास में लाता है तो स्पार्क होती है। जब ग्रस्ट मोल्टन स्टोन लाता है तो उसमें लाइटनिंग नहीं होती है। शियोन परमिशन लेता है और अपने मैजिक फायर से एक और मेल्ट करता है। ग्रस्ट ये देखकर अमेज हो जाता है। जब न्यू मेटल बनता है तो शियोन उसका नाम आयरन लाइटनिंग रखता है। उसके बाद सभी लोग मिलकर बहुत सारे आयरन लाइटनिंग बनाने लगते हैं। ग्रस्ट 3 दिन तक रात दिन काम करता है और 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोता है। वो इसकी मदद से 2 चीजें बनाता है। पहला तो एक लैंटर्न और दूसरा एक स्ट्राइकर।
जिससे रेगुलर लाइटर से यूज करना काफी इजी होता है। और ये सब देखकर उसके पेरेंट्स शियोन की तारीफ करते हैं। तभी ग्रस्ट उससे कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, है ना। ये सुनकर शियोन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। खैर इसके बाद सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि लाइटनिंग लैंप और स्ट्राइकर बड़ी ही आसानी से बिकने लगा है। इसके बाद शियोन अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी था, क्योंकि फायर सिर्फ ऑक्सीजन से ही जलती है और यही ट्रिक लाइटनिंग लैंप में भी काम आती है। तो वो देखना चाहता था कि क्या मैजिकल फायर भी इसी तरीके से जलती है या फिर नहीं। फिर वो मैजिक से कैंडल को जला देता है और उसे कप से ढक देता है। और जब वो कप हटाता है तो सब देखते हैं कि कैंडल अभी भी जल रही है। इसका मतलब तो ये था कि मैजिकल फ्लेम को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और वो नेचुरल फिनोमिना को इनहेंस कर सकती हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लाइटर से फायर मैजिक को आसमान में शूट करता है। वो मैरी से कहता है कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी उस फायर बॉल पर शूट करे और जैसे ही मैरी ऐसा करती है वो फायर बॉल अचानक से बढ़ने लगती है। इसकी वजह से बेचारी मैरी नीचे गिर जाती है और सोचती है कि क्या उसे पता था कि ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगा था कि बस थोड़ी सी आग लगेगी, पर यह तो ऐसा था जैसे किसी बड़े से पटाखे में आग लगा दी हो। तभी शियोन के दिमाग में और खुराफात होने लगती हैं और वो एक और एक्सपेरिमेंट के लिए लाइटनिंग और को बाहर लाता है। वो अपने मैजिक से उसे टच करता है और इस बार कोई धमाका नहीं होता है। तो शियोन को कुछ समझ में आता है और वो बताता है कि ये सिर्फ मैजिकल एनर्जी नहीं है, ये हवा है जो मैजिक से रिएक्ट कर रही है। जब मैंने लाइटनिंग मैजिक एक्टिवेट किया था तो मुझे बॉडी रेसिस्टेंस महसूस हुआ था और फ्लेयर को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ मैजिकल एनर्जी ही काफी है। यानी मैजिक हवा की तरह बिहेव करता है और जब वो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर देता है। ये बात सोचकर शियोन फिर से अजीब तरीके से हंसने लगता है। दोस्तों इस अजीब हंसी का मतलब क्या पता है? वो मन में सोच रहा है, वाह मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, होशियार हूँ। शियोन को देखकर यहाँ पर मैरी भी खुश हो जाती है। फिर शियोन कहता है कि जब दो या उससे ज्यादा मैजिक कंबाइन किए जाएंगे तो उससे कंपाउंड मैजिक कहा जाएगा। उसने ग्रस्ट से कहकर अपने लिए फ्लेम रेजिस्टेंस ग्लव बना लिए होते हैं और फिर वो अपने ग्लव से फायर क्रिएट करता है और जैसे ही फिर वो उसमें मैजिक भेजता है एक जोर का धमाका होता है। इसके बाद वो लाइटनिंग मैजिक पर भी एक्सपेरिमेंट करता है जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल होता है और इस वजह से वो इतना खुश होता है कि रो पड़ता है। यहाँ पर रोज और मेरी आकर उसे गले लगा लेती है। फिर रात को जब वो बाथरूम के लिए उठता है तो अपने फादर, मदर और ग्रस्ट की बातें सुनता है। उसके फादर कह रहे थे कि वो बहुत समझदार है और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अपने मैजिक को किसी को भी नहीं दिखाएगा। उन्हें लगता है कि शियोन बहुत स्पेशल है और इसी वजह से शायद शियोन उन्हें मिला है। यह सुनकर शियोन हैरान हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि वो उनका असली बेटा नहीं है। इसके बाद शियोन अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और आखिरकार उसने एक पावरफुल लाइटनिंग स्पेल से एक लकड़ी के टुकड़े को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो उन दोनों की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है, जिस पर मैरी कहती है, अरे वो उसकी बड़ी बहन है तो शुक्रिया की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो मन में सोचने लगता है कि हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं, मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक नोटबुक में लिख रहा था कि उसे पता चला है कि वो मैजिक को मिलाकर फायर या बिजली के स्पेल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्पेल्स भी हैं जिनको मिलाने पर कुछ भी नया नहीं होता है। अगले दिन सुबह वो वही रिवर के अंदर खड़ा होता है और मैजिक को पानी में इकट्ठा करता है, पर इससे कुछ होता नहीं है। यहाँ पर मैरी उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो शियोन बताता है कि मैजिक एयर की प्रॉपर्टीज को एडॉप्ट कर लेता है, इसीलिए वो देखना चाहता है कि पानी में मैजिक इकट्ठा करने पर क्या होता है। लेकिन वो देखता है कि फायर और लाइटिंग जैसा कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा था। इसके बाद वो एक और एक्सपेरिमेंट करता है और इस बार वो पानी को फ्लोट कर पा रहा था। यह सोचकर कि वो वाटर स्पेल कास्ट कर पाएगा, फिर से वो अजीब तरीके से हंसने लगता है, ही मैं कितना होशियार हूँ। फिर वो बाहर आकर हवा में मौजूद नमी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। बस उसका पाम जो होता है वो थोड़ा सा गीला महसूस होने लगता है।
तो अगली बार वो और भी ज्यादा बड़े एरिया से वाटर कलेक्ट करता है और इस बार वो बॉल की साइज की होती है। शियोन इस मैजिक का नाम एक्वा रखता है, जिसके बाद वो इस चीज को रोज और मेरी को भी सिखा देता है। उसके बाद शियोन ग्रस्ट के साथ में जाता है और एक गिल्ड में रजिस्टर करने पहुंचता है। वो मॉन्स्टर हंट पर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाना चाहता है और मेरी भी उसके साथ में आई थी, क्योंकि वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रोंग बनना चाहती थी। गिल्ड में जाकर ग्रस्ट कहता है, मेरा नाम ग्रस्ट है और मैं एक प्लेटिनम रैंक एडवेंचरर हूँ। और तभी वहाँ पर शियोन के फादर भी आ जाते हैं और वो भी उन्हें इनरोल्ड करवाने आए थे। वो रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हैं कि वो एक डायमंड रैंक का हंटर है, जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग वेस्ट को सिलेक्ट करके बाहर निकल जाते हैं। फिर शियोन उनसे माफी मांगता है। तब वो कहते हैं, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ उल्टा सीधा कर दोगे। मॉन्स्टर हंटिंग क्वेस्ट, बस यहाँ पर तुम बिना पूछे चले आए। अगली बार से अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी करना है तो मुझे बता कर आना होगा। 2 हाई रैंकिंग एडवेंचरर का तुम्हारे साथ चलना बहुत ज्यादा सेफ होगा। उसके बाद वो मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ गोब्लिन्स गवाइन पर अटैक करने जाते हैं, पर वो बड़ी आसानी से उन सबको एक एक करके मार गिराता है। तब शियोन कहता है, डैड तो वाकई में इतने स्ट्रोंग है, पर हम तो फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस पर वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, हंटिंग पर गए हुए कोबोल्ट्स जल्दी वापस आएंगे। तभी वहाँ पर वो कोबोल्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर गवाइन यानी कि उसके पापा बताते हैं कि कोबोल्ट्स गोब्लिन जितने स्ट्रोंग नहीं होते हैं, तो ये उनके पहले प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। मेरी और रोज यहाँ पर आगे रहते हैं और शियोन पीछे खड़ा होकर उन पर अटैक करने की तैयारी करता है। वो फायर बॉल कास्ट करता है और उस पर मैजिक बॉल भेजता है, जिससे एक धमाका होता है और सारे कोबोल्ट्स मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कोबोल्ट बच जाता है और वो शियोन पर अटैक करने जाता है, पर मेरी बीच में आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद शियोन लाइटनिंग अटैक से उन कोबोल्ट्स को मारने लगता है और मेरी और रोज भी अपनी तलवार से उन्हें मार रही होती है। जब एक कोबोल्ट उन पर पीछे से अटैक करता है तो फायर बॉल से शियोन उसे मार देता है। यहाँ पर गवायन उनकी तारीफ करता है, क्योंकि वो पहले बैटल के हिसाब से बहुत अच्छे लड़ रहे थे। इसके बाद ये लोग कोबोल्ट्स के अगले ठिकाने के लिए निकलते हैं और उन सब मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सब लोग काफी थक जाते हैं। यहाँ पर शियोन कहता है कि उन दोनों की बराबरी करना उनके बस की बात तो नहीं है। वो दोनों लूटिंग का काम संभालते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अब तुम लोग आराम करो। शियोन यहाँ पर बैठा होता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो उस तरफ जाने लगता है। केव के अंदर जाकर उसे पिंजरे में एक फेरी दिखती है, जिसे शियोन आजाद कर देता है और वो उड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो तीनों घर पहुँचते हैं तो गवाइन यहाँ पर डरा हुआ होता है और वो अपनी बीवी से बचता बचाता वहाँ से जाने लगता है। पर वो उसे कहती है कि वो प्राइवेट में उससे कुछ बात करना चाहती है। क्या बात करना चाहती, अब उन्होंने प्राइवेट में बात करी तो हमको कुछ पता नहीं है। उसके बाद इन लोगों की माँ वापस आ जाती है और वो उन दोनों बच्चों से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। अपनी माँ को ऐसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तो उनकी मदर कहती है कि मॉन्स्टर हंटिंग के बारे में उसे पहले से ही पता था, बस वो अपने बच्चों को ऐसे हालात में देखने की आदत में नहीं है। वो कहती है कि वो उनके रास्ते में नहीं आएगी, बस वो चाहती है कि वो दोनों बस सलामत रहे। खैर इसके बाद शियोन कुछ गोब्लिन से लड़ रहा था और वो एक और नए स्पेल को ट्राई करता है और वो अपने मैजिक से एक साइक्लोन जैसा गोल गोल घुमाने लगता है। हम देखते हैं कि वो साइक्लोन में काफी ज्यादा मैजिक एनर्जी भरने के बाद वो उसे गोब्लिन के ऊपर हमला करता है, जिससे वो हार जाता है। उन्होंने जब से मॉन्स्टर हंट स्टार्ट किया था तब से 2 साल बीत चुके थे और शियोन अब 10 साल का हो चुका था और वो दोनों 12 साल की। मेरी उसे बताती है कि उसने आज 20 गोब्लिन को मारा है और इन 2 सालों में उनकी मैजिकल सेंसिंग एबिलिटी काफी अच्छी हो गई है। वो तो अब लोगों को देखकर ही बता सकते हैं कि उनके पास कितनी मैजिक एनर्जी है, लेकिन किसी के भी पास मेरी और रोज जितनी मैजिक एनर्जी नहीं है। वही अब टाउन के आसपास मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती जा रही होती है, जो कि रोज को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो कोबोल्ट्स नहीं सिर्फ गोब्लिन्स ही हैं। इसके बाद वो तीनों ग्रस्ट के पास जाते हैं, जहाँ उसने शियोन के लिए कुछ ग्लव्स बनाए थे और ग्रस्ट के पूछने पर वो बताता है कि वो तीनों जल्द ही सिल्वर रैंक पर पहुंच जाएंगे। तो मेरी उससे कहती है कि उसे अपनी पावर को बढ़ाने की जगह कुछ और भी अच्छी चीजें करनी चाहिए, ताकि इससे दुनिया पर कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ सके। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि शियोन अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ वो फ्लेयर से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो इसे ब्लॉक कर देते हैं। जिसके बाद उसके लाइटनिंग अटैक को ब्लॉक करके वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन
लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने मैजिक से उसके नीचे की जमीन को धंसाकर इस मैच को जीत जाता है। उसने मैजिक से जमीन में हवा को भेजा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पर इससे अब वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है, लगता है मुझे और फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। यहाँ पर गवायन यानी कि उसके डैड उसकी तारीफ करता है, क्योंकि अब वो पहले से बेहतर तरीके से मैजिक को यूज कर पा रहा था और खास करके ब्लो को भी। हाँ, मगर उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए। जिस पर वो कहता है कि मैं एक दिन उसकी मदद से उड़ना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ पर मेरी भी आ जाती है और वो अपने फादर के साथ ट्रेन करने लगती है, लेकिन गवायन उसके अटैक से बचकर उसके पीछे आकर उसे हरा देता है। जिस पर वो कहती है, शियोन हमेशा जीत जाता है और मैं हर बार हार जाती हूँ। जिस पर गवायन कहता है कि तुम भी एक दिन मुझे जरूर हरा पाओगी। इसके बाद वो पेस्ट कंट्रोल के लिए रोज की मदद करने जाता है, जहाँ कीड़ों को पकड़ते पकड़ते शाम हो जाती है। तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और शियोन को एक अजीब सा कलर दिखाई देता है। सब बारिश से बचने के लिए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेरी नीचे गिर जाती है। शियोन उसके पास जाता है, लेकिन मेरी कोई जवाब ही नहीं देती। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसे घर के अंदर ले जाते हैं और जब शियोन उसका टेम्परेचर चेक करता है तो वो बताता है कि इसका शरीर तो बहुत ठंडा पड़ते जा रहा है। इसके बाद उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मेरी अपनी आंखें तो खोलती है, पर वो ना तो कुछ बोलती है और ना ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है। रोज यहाँ पर कहती है कि शायद उसे लेथार्जी सिकनेस हुई है। जब से वो ईस्ट एरिया में शॉपिंग करने गई थी, उसने सुना था कि इस बीमारी से लोग अचानक से नीचे गिर जाते हैं और ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी कठपुतली की डोर को काट दिया गया हो। इसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं करते और सिर्फ बेड पर पड़े रहते हैं और अभी तक कोई भी इस बीमारी से रिकवर नहीं कर पाया है। यह सुनकर तो वो सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गवायन कहते हैं कि अभी के लिए उन्हें उसको उस डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जिस पर शियोन कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पहले तो गवायन नहीं बोलता है, मना करता है, पर शियोन कहता है कि अगर मॉन्स्टर ने हमला किया तो बेहतर होगा कि वो भी उनके साथ रहे। तो यही डिसाइड होता है और इसके बाद वो कैरेज में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में शियोन को फिर से आसमान में वही लाइट दिखाई देती है, तो वो पूछता है कि पापा वो क्या है, लेकिन उसके फादर को वो लाइट नहीं दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से कुछ वॉल्स उनके कैरेज का पीछा करने लगते हैं। शियोन कहता है कि बस आप कैरेज को चलाने पर ध्यान दो, उन्हें मैं संभालता हूँ। इस बारिश में मैं फ्लेयर और बोल्ट का यूज नहीं कर सकता, मुझे बस एक्वा से काम चलाना होगा। वो पहले पानी को इकट्ठा करके बुलेट्स की शेप में बनाता है और अपने ब्लो मैजिक से सभी वॉल्स के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उन वॉल्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। वहीं उसके फादर भी आगे उन वॉल्स से लड़ रहे थे, पर उनकी तादाद जो थी वो तो कम ही नहीं हो रही थी। पर तभी अचानक से वो वॉल्स वहाँ से वापस जाने लगते हैं और अजीब तरीके की हवा चलने लगती है। गवायन पूछते हैं कि शियोन पीछे हो क्या रहा है, तो यहाँ पर वो कहता है कोई अजीब सी चीज आ रही है, हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा। और तभी उनके सामने एक भयानक सा मैजिकल बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर शियोन की फटने लगती है। शियोन अपने फादर को उसे देखने को कहता है, पर गवायन को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसका मतलब ये था कि वो एक मैजिकल बीस्ट है। वो उसके सामने जोर से चिल्लाता है, जिसे देखकर शियोन भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। गवायन पूछते हैं, अरे हुआ क्या शियोन? शियोन कहता है, क्यों आपको वो आवाज नहीं सुनाई दे रही? शियोन उनके ऊपर मैजिकल स्पेल से अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक उसके आर पार चला जाता है। वो बीस्ट शियोन के ऊपर हमला करने जाता है और शियोन काफी डरा हुआ था। तभी उसे याद आता है कि उस गोब्लिन के साथ क्या हुआ था और वो वही चीज उस बीस्ट के ऊपर भी ट्राई करता है और उसे घायल करने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कैरेज के ऊपर चलने लगता है और उसके फादर के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जो उसके पास इलेक्ट्रिक लाइट थी उसका असर उस बीस्ट पर होने लगता है और वो बीस्ट बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर शियोन यहाँ पर मैजिक से बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है और अपने अटैक से उस बीस्ट को वहीं का वहीं खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि शियोन जमीन पर गिरने वाला था, पर उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं। उसके फादर कहते हैं, अरे तुम हमेशा ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें क्यों करते रहते हो? और वो अजीब सा बीस्ट वो क्या था? मैंने कभी वैसा कुछ नहीं देखा, बस जब वो मेरे पास आया था तब मैं उसे देख पाया था। तो शियोन उस लैंप को देखता और समझ जाता है कि उसी की वजह से वो उसके डैड जो थे उसको देख पाए थे। इसके बाद जब वो टाउन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को वही बीमारी हुई थी। ये वही बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं, पर अभी हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, हम बस फिलहाल इनका ध्यान रख रहे
रहे हैं। तो यहाँ पर शियोन पूछता है कि डॉक्टर का काम तो पेशेंट को ठीक करना होता है ना, तो आप इसे ठीक क्यों नहीं करते? वो हमेशा की तरह स्माइल कर रही थी, उसने तो कभी कुछ गलत भी नहीं किया, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से हमें पता चला है कि मेरी को लेथार्जी सीखने से हम विलेज में भी नहीं गए हैं और इस एरिया में ही रहने का डिसाइड किया। उसके पेरेंट्स ग्रस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने ही रहने के लिए उन्हें रूम दिया था। ग्रस्ट कहता है, अरे शुक्रिया की क्या जरूरत है, तुम भी तो हमेशा मेरी मदद करते हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे अपनी ही जगह समझो और जैसा चाहो यूज करो। इसके बाद शियोन मेरी के पास बैठा हुआ था और कहता है, मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है और कितनी बार मैंने मेरी को जगाने की कोशिश की है। तभी उसके फादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तो जल्दी ही तैयार हो जाओ। तो इस पर शियोन बोलता है कि अगर वो कोई डॉक्टर नहीं है जो मेरी को हील कर सकता है तो मुझे किसी से नहीं मिलना। तो डेड कहते हैं, तुम्हें याद है जो 4 दिन पहले उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था? हमें पता चला है कि एक इनविजिबल मॉन्स्टर ने 10 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है और मुझे लगता है कि वो वही मॉन्स्टर है जिसे हमने पहले देखा था। देखो, मुझे लगता है कि तुम उस मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो और अगर हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कितने लोगों की जान लेता रहेगा। लेकिन शियोन यहाँ पर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फादर कहते हैं, तो तुम किसी को भी मरने देना चाहते हो क्या? वो अपने विलेज पर हमला करते तब भी तुम ऐसा ही करते? शियोन कहता है, देखो डैड, मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आपको मेरी की फिक्र नहीं है क्या? वो कहते हैं, बेटा मुझे फिक्र है, पर अगर सब कुछ छोड़ने से ठीक हो जाता तो मैं अपनी आत्मा को भी बेच देता। पर देखो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं और अभी सिर्फ तुम ही हो जो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो। और तभी शियोन को मेरी की भी बात याद आती है। मेरी ने कहा था कि देखो, तुमने कई सारी चीजें की हैं, पर तुम अभी भी कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे दुनिया और भी ज्यादा बेहतर हो जाए, इसीलिए समय आने पर लोगों की मदद जरूर करना। ये बात याद आते ही शियोन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। एक सेकेंड, मेरी में कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है। जिसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर पिताजी पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता लगा? तो शियोन बोलता है, हाँ, जिन्हें भी ये बीमारी हुई है उनके अंदर मैजिकल एनर्जी नहीं है और जो टाउन में जो लोग हैं उनके पास भी नहीं है, तो ये शायद बीमारी सिर्फ उन्हें हो रही है जिनके अंदर मैजिकल एनर्जी है। ये क्या बात हुई? अरे मतलब जिनके अंदर मैजिकल एनर्जी है, इस बीमारी से उनके अंदर मैजिकल एनर्जी खत्म हो गई, तो ये कहना चाह रहा है वो। अब यहाँ पर शियोन डिसाइड करता है कि वही अब इस बीमारी का इलाज ढूंढेगा। इसके बाद गवायन उसे ड्यूक बेल्फ से मिलाने लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, लाइटनिंग लेब को उस मॉन्स्टर से बचाने के आइडिया पर आपने क्या सोचा है? लेकिन तभी वो ड्यूक पागल जैसा बिहेव करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं करना कोई राजवाज, मैं जा रहा हूँ। जिस पर गवायन कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये सुनकर ड्यूक कहता है, शियोन, मुझे गवायन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और लगता है कि तुम्हारा मैजिक उसके अगेंस्ट में काम आ सकता है, यानी बस हमें मैजिक यूज करने वाले लोगों को अब इकट्ठा करना है। जिस पर शियोन कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये आसान होने वाला है क्योंकि मैजिक को सीखने में बहुत टाइम लगता है और जिनके पास मैजिक था उनमें से तो ज्यादातर लोग अब बीमार हो चुके हैं। जिस पर ड्यूक कहता है, पर मेरे पास एक आइडिया है, हमें उनकी जिंदा बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करना है। ये सुनकर शियोन की आंखों में चमक गायब हो जाती है और शियोन उसे बताता है कि जिन्हें भी ये बीमारी हुई है उनके अंदर मैजिकल एनर्जी खत्म हो गई है, तो शायद अगर हम उन्हें मैजिकल एनर्जी दे या उनके अंदर उसे मेंटेन भी करे तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो शियोन कहता है कि वो मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट करेगा क्योंकि उनकी बॉडी में मैजिकल एनर्जी भी होती है और उनके मरने पर किसी को कोई दुख भी नहीं होगा। इसकी परमिशन ड्यूक उन्हें दे देता है और साथ ही उसे मेडिकल और मॉन्स्टर पर एक्सपर्ट वाले लोग भी देता है और साथ ही मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए गार्ड भी देता है। इसके बाद शियोन उन सबसे उनका इंट्रोडक्शन मांगता है और वो तीनों एक एक करके अपना नाम और पोजीशन उसे बताने लगते हैं, जिनमें से एक तो मेडिसिनल एक्सपर्ट कोल है, एक नाइट है जिसका नाम है रफीना और इसी बच्चे का नाम है ब्रिजेट जिसे मॉन्स्टर के ऊपर बहुत जानकारी है। इसके बाद शियोन इन तीनों को बोल्ट यूज करके दिखाता है और बताता है कि इस टेक्निक को उसने बनाया है, इसे मैंने मैजिक को यूज करके किया है। मैजिक हमारे पूरे शरीर के अंदर होती है पर ज्यादा यूज करने पर बहुत ज्यादा थकान हो जाती है और तुम्हारा कुछ करने का भी मन नहीं करता और तुम मूव भी नहीं कर पाते हो। ये सारी बात लगभग उसी बीमारी जैसी है। शियोन उन दोनों लड़कियों के साथ जंगल में मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट करने जाता है, पर कोल उनके साथ यहाँ पर नहीं आया था क्योंकि क्लिनिक पर उसको कुछ काम था। शियोन मॉन्स्टर्स पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि जब भी उसने मैजिक का उन पर यूज किया है वो अंदर से बुरी तरीके से जला देता है। तभी उनके सामने एक बड़ा सा गोबलिन आ जाता
है, जिसे देखकर ब्रिजेट की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। वहीं रफीना भी अपने भारी भरकम आर्मर को तोड़ देती है और वो गोबलिन के ऊपर हमला करने जाती है। शियोन भी बोल्ट से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो गोबलिन की जगह उसकी स्वॉर्ड पर लग जाती है। तभी गोबलिन उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। गोबलिन रफीना को यहाँ पर अब मारने वाला था, लेकिन तभी शियोन बोल्ट से गोबलिन के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद रफीना वापस से आती है और उस गोबलिन के गर्दन में तलवार घुसाकर उसे वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को बहुत सारे पत्थरों से दबा देती है और कहती है कि अब मैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर को हंट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन यह सुनकर शियोन कहता है, अगर तुम सबको मार दोगी तो फिर हम एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। लेकिन वो तो उसकी बात सुनती नहीं है और पागलों जैसी खी 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 करती रहती है। इसके बाद रोज शियोन को चाय दे रही थी और वो उससे पूछता है कि उसकी मोम कहाँ पर है। तो रोज उसे बताती है कि वो मैरी के साथ उसका ध्यान रख रही है, वो उसकी रिसर्च में उसकी मदद करना चाहती थी। तभी यहाँ पर शियोन कहता है कि वो घर के काम में ही काफी बिजी रहती है और अगर वो उसके साथ जाने लगी तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद ड्यूक के कहने पर कोल शियोन को उन बीमार लोगों के पास लेकर जाता है, जहाँ उसे एक ऐसा पेशेंट दिखाई देता है जो कि थोड़ी बहुत बात कर पा रहा था। शियोन जब उसके हाथ को छूता है तो वो उसके अंदर हल्की सी मैजिकल एनर्जी को महसूस कर पाता है। ये देखने के बाद शियोन कहता है, वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, ये बीमारी लोगों की मैजिकल एनर्जी को ड्रेन करती है। तो शियोन अपनी कुछ मैजिकल एनर्जी उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करता है और इससे वो अपनी उंगलियों को हल्का महसूस कर रहा था। इस बारे में वो कोल से भी बात करता है और कहता है कि वो अभी भी श्योर नहीं है कि ये उसकी वजह से हुआ या पेशेंट नेचुरली रिकवर कर रहा है। तो कोल कहता है कि उन्हें उसे मॉनिटर करना चाहिए और उसके लिए मैजिकल एक्सपोजर को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। इसके बाद कोल शियोन को बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि वो किसी को ना बताए कि वो मैजिकल एनर्जी से उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स अपने पुराने तरीके का ही यूज कर रहे हैं और अगर उन्हें पता लगा तो वो उनकी रिसर्च के बीच में आ सकते हैं। इसके बाद रात को वो अपनी बहन के पास जाता है और उसके अंदर मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर इससे भी कोई असर नहीं होता है। फिर वो सोचता है कि मैं हार नहीं मान सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ फिर से जंगल में जाता है, जहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखते हैं और यहाँ पर शियोन को पता लगता है कि एक मॉन्स्टर के हाथ 15 सेकंड तक मैजिकल एनर्जी से एक्सपोज होने के बाद जलने लगते हैं और मॉन्स्टर्स के ऊपर ह्यूमन से जो मैजिकल एनर्जी आती है उसका असर अलग होता है। ब्रिजेट यहाँ पर कहती है कि शायद तुम्हारी जो मैजिकल एनर्जी है उन्हें प्योरीफाई करती है, जिस पर शियोन बोलता है लेकिन उन्हें पक्का तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो ह्यूमन पर बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जिस पर रफीना पूछती है, अगर अब तुम्हारी बकबक बंद हो गई हो तो क्या मैं इन्हें मार सकती हूँ, जिसके लिए शियोन मान जाता है और वो बड़ी आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराती है। पर तभी वो शो ऑफ के चक्कर में वो अजीब तरीके से नीचे गिर जाती है। एक चोरी की तो घड़ी वीगी हिंदी वीगी। अब मॉन्स्टर्स जमीन से भी हमला करने लगे हैं, लेकिन उसकी इस बकवास पर दोनों में से किसी को भी यकीन नहीं होता है। इसके बाद शियोन फिर से अपनी बहन के पास था, जहाँ पर रोज उसके पास आकर एक बकेट में फिश को लेकर आती है। वो उसके ऊपर 90 सेकंड तक मैजिकल एनर्जी अप्लाई करता है, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता है। तो फिर शियोन को लगने लगता है कि मैजिकल एनर्जी मॉन्स्टर को प्योरीफाई करती है, जबकि फिश और बाकी के नेचुरल क्रिएचर्स को वो कोई इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं हो सकता। फिर वो शियोन की तरफ देखता है, पर वो उसे कुछ नहीं कह पाता। जिस पर फिर रोज कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और मैं अकेली ही ह्यूमन हूँ जिसके पास मैजिकल एनर्जी है और मैं बीमार भी नहीं हूँ। वो कहती है कि वो मेरी की मदद करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। यह सुनकर शियोन कहता है, देखो अगर तुम्हें कुछ भी महसूस होता है तो तुम तुरंत मुझे बताना। फिर वो काफी देर तक रोज के हाथ में मैजिकल एनर्जी को अप्लाई करता रहता है और रोज कहती है कि उसे बस हल्का हल्का गर्म लग रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसे यकीन हो जाता है कि मॉन्स्टर और ह्यूमंस मैजिकल एनर्जी से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए वो इस एक्सपेरिमेंट को 10 मिनट तक करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड लाइटनिंग लैम्प को इकट्ठा कर रहे थे और अब शियोन और उसकी टीम के पास मॉन्स्टर
से बचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। गार्ड्स कहते हैं कि इसकी कोई गारंटी कहाँ है कि मॉन्स्टर आएंगे ही सही। वैसे भी कौन जानता है कि वो लैंप काम करते हैं या फिर नहीं। लेकिन यह सुनकर रफीना भड़क जाती है। तुम्हें अभी भी शियोन के शब्दों पर यकीन नहीं है? इसके बाद शियोन की पूछने पर ब्रिजेट बताती है कि आसपास के एरिया में रेत के अलावा किसी और मॉन्स्टर के बारे में कोई बात नहीं है, और रेत ये वही मॉन्स्टर है जिसने कैरेज पर अटैक किया था। लगता है वो रेत मॉन्स्टर लेग वॉर के बाद आया है। यह सुनकर शियोन एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उस वॉर के बारे में पहली बार सुना था। रफीना उसे बताती है कि हजारों साल पहले सभी किंगडम्स ने मिलकर डीमन से लड़ाई की थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लेग वॉर का मतलब क्या है। वो किसी ऐसे का भी नाम हो सकता है जिसने सभी कंट्रीज को लीड किया था, या फिर ऐसी कंट्री जो अब तबाह हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक लेथार्जी सीकनेस के बारे में जो भी उन्हें पता लगता है वो नोटबुक में लिख रहा था। 90 दिनों के बाद वो पेशेंट्स कुछ उंगलियों को हिला पा रहे थे और वो पलके भी झपका रहा था। 135 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि किसी ह्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी डालने के बाद ये बीमारी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी मैजिकल एनर्जी ना होने की वजह से नहीं, बल्कि ज्यादा मैजिकल एनर्जी होने से होती है। धीरे धीरे सभी लोग उस इनविजिबल मॉन्स्टर के बारे में भूल गए, पर ड्यूक के ऑर्डर पर लाइटनिंग लैंप्स बनते रहे। एक दिन उन्हें पता लगा कि किसी दूसरे से मैजिकल एनर्जी रिसीव होने पर खुद की मैजिकल एनर्जी हट जाती है। 290 दिनों में शियोन की मैजिकल एनर्जी बहुत कम हो गई थी और वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहा होता है। डे 350 पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी और इसी तरीके से 380, 450, डे 562 पर भी हमें कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। और अब हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि शियोन ही यहाँ पर कोई चमत्कार कर सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। और अभी तक हमें कुरैत के होने का भी कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं और वो मेरी को बता रहा होता है कि अब उसकी उम्र 12 साल हो गई है। इसके बाद वही पेशेंट स्माइल करने लगता है और उसकी बीवी शियोन को शुक्रिया करती है। इसके बाद रात को वो सभी खाना खा रहे होते हैं, जहाँ शियोन बड़ा थका हुआ लग रहा था। तो पिताजी यानी गुवेन उसे थोड़ा सा रेस्ट करने को कहते हैं, जिस पर वो कहता है नहीं मैं थका नहीं हूँ, बस मैजिकल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई है। इसके बाद रात को शियोन मेरी के साथ बैठा हुआ था, तभी उसे बाहर फिर से वही रेड लाइट दिखाई देती है। वो एक लैंप को लेकर बाहर जाने लगता है और बाहर उसे रोज दिखाई देती है। वो उससे कहता है कि वो मेरी और मदर का ध्यान रखे, और बाहर जाने पर वो फिर देखता है कि ये तो वही लाइट है जो मेरी के बीमार होने से पहले उसे दिखी थी। इसके बाद आसमान में वही रेत मॉन्स्टर दिखने लगता है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद शियोन सिटी में भागने लगता है और सोच रहा था कि वो मॉन्स्टर अब क्यों आए हैं और कैसे आ गए। 2 गार्ड्स उसके सामने से जाते हैं जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक मॉन्स्टर तभी उनके सामने आ जाता है और शियोन चिल्लाकर उन्हें वार्न करता है। गार्ड यहाँ पर कहते हैं अरे लेकिन तुम किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी शियोन उनके सामने आकर उस मॉन्स्टर को हरा देता है और उस लैंप की लाइट की वजह से वो उस मॉन्स्टर को अब देख पा रहे थे। वो इसके बाद इस बात की डिटेल ड्यूक को जाकर बताता है और वो सभी गार्ड्स को लाइटनिंग लैंप का यूज करने को बोलता है और कहता है कि वो डिफेंस फोर्स को इकट्ठा करे और उन्हें भी लैंप्स दे दे। शियोन कहता है कि वो भी उनकी मदद करने जाएगा। यहाँ पर ड्यूक एक बच्चे को लड़ाई में नहीं भेजना चाहता था, पर शियोन कहता है कि सिर्फ लैंप से वो उन मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएंगे। तो फिर ना चाहते हुए भी ड्यूक को इसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद शियोन जब सभी सोल्जर के पास पहुँचता है तो उनका कमांडर एकदम भड़का हुआ था क्योंकि ड्यूक ने उसकी जगह शियोन को लीडर बना दिया था, और सोल्जर भी गुस्से में थे क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि ये जो सारी लैंप्स उनके पास है ये बिल्कुल यूजलेस है। कमांडर यहाँ पर कहता है ड्यूक लगता है पागल हो गया है, वो अजीब से मॉन्स्टर को इमेजिन कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसके बाद वहाँ पर रफीना भी पहुँच जाती है और शियोन को पता लगता है कि उसे भी एक कैप्टन बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मेरी के पास उसकी माँ और रोज थे। आगे फिर शियोन अपनी यूनिट के साथ मेन गेट की तरफ जाने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर की डायरेक्शन का पता लगा सके। वो सिटी में कुछ रेत मॉन्स्टर को उड़ता हुआ देख पाता है, पर वो उनका पीछा नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी शियोन अपनी मैजिक एनर्जी का यूज करके बहुत ऊंची छलांग लगाता है, जो देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। और खाली वो तीनों नहीं, खुद शियोन भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। आगे जब वो अपनी कूल सी लैंडिंग करता है तो सारे गार्ड्स हैरान थे और उससे पूछते हैं कि वो है कौन।
शियोन कहता है कि मेरे पीछे रहो, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। गार्ड्स यहाँ पर हैरानी से पूछते हैं कि किस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो तुम, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शियोन अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर भी उन्हें अब देख पा रहे थे। और यहाँ पर शियोन बोलता है, जैसा कि मुझे लगा था, मेरी मैजिकल लैम्प उन्हें विजिबल बना देती है। आगे शियोन अपने अटैक्स को जारी रखता है और एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहा था। कुछ सोल्जर सोच रहे थे ये सब हो क्या रहा है और तुम हो कौन। तभी हाफते हुए वहाँ पर रफीना आती है और बताती है कि वो 75th यूनिट है और ड्यूक ने उन्हें इन मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर दिया है। शियोन सोचता है कि मॉन्स्टर आखिर आ कहाँ से रहे हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो गेट के ऊपर चला जाता है, जहाँ वो अपने सामने देखकर शियोन एकदम हैरान हो जाता है। उसे जंगल में एक जगह मॉन्स्टर इकट्ठा हुआ दिख रहे थे और उनकी तादाद 100 से भी ज्यादा थी। तभी वो मॉन्स्टर मूव करने लगते हैं और शियोन बताता है कि वो सब मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। वो अपने मैजिक का यूज करके गेट के बाहर पड़ी सभी लैंप्स को जला देता है। इसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर थोड़े स्लो हो जाएंगे और इन लैंप्स की वजह से बाकी के सोल्जर भी उन्हें देख पाएंगे। फिर शियोन यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है और सोचता है कि तब से अब तक जो कुछ भी हुआ है शायद इसी लम्हे के लिए हुआ है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो गेट की तरफ बढ़ रहे थे और वो सोल्जर मैजिक वाली मशालों के साथ उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। शियोन तो दूर से अपने मैजिक से उन मॉन्स्टर को मारने लगता है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, तो रफीना भी अपने सोल्जर के साथ उन मॉन्स्टर को हराने में उसकी मदद करने लगती है। लेकिन रफीना की मशाला बुझने लगी थी, तो तभी एक सोल्जर उसकी तलवार में मोम लगाता है और उसे मैजिक फ्लेम से जलाकर उसकी तरफ फेंक देता है और उसकी मदद से रफीना उन मॉन्स्टर को हरा देती है। वो सोल्जर मदद करके बड़ा खुश हो रहा था, पर तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर उसका साथी उसे बचा लेता है। इसके बाद उनकी लड़ाई जारी रहती है, जहाँ पर रफीना अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार रही थी और शियोन अपने मैजिक से अटैक करके उन सभी को खत्म करते जा रहा था। लड़ते लड़ते वो सोचता है कि उसने बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी यूज कर ली है, लेकिन इसके बाद भी वो जरा भी नहीं थका था। इसके बाद वो एक और मॉन्स्टर को हरा देता है और याद करता है कि 2 साल पहले आसमान में इसी तरह की लाइट और मॉन्स्टर आए थे और तभी लोगों को ये बीमारी होने लगी। लेकिन अभी उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि अगर वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया तो कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद सोल्जर टॉर्च को फेंककर मॉन्स्टर्स को जलाने लगते हैं, मगर फ्लेम से बुझने की वजह से शियोन सभी को झुकने को कहता है और फिर वो बहुत सारी मैजिक को इकट्ठा करके अपने फ्लेयर से उन सभी मॉन्स्टर पर हमला करता है। हम देखते हैं कि इससे उसने वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को एक ही बार में हरा दिया था। फिर वो सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर कम से कम सारे मॉन्स्टर्स तो खत्म हो गए। लेकिन तभी उनके सामने फिर से बहुत सारे रेत आ जाते हैं। शियोन सबको पीछे रहने को कहता है और खुद सबसे आगे होता है। तभी वहाँ पर ग्रस्ट भी आ जाता है और उसके साथ कुछ एडवेंचर भी थे। उन मॉन्स्टर्स को देखने के लिए वो एडवेंचरर्स अपनी एरो में वो मैजिक फ्लेम लगाते हैं, जिसे सामने शूट करने पर वो उन मॉन्स्टर्स को देख पा रहे थे। जिसके बाद वो उन्हीं एरो से हमला करके उन रेट्स को मारने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारा ब्रिजेट का आइडिया है और टाउन में उन एडवेंचरर्स को इसी ने इकट्ठा किया था। इसके बाद बचे हुए रेट्स को खत्म करने के लिए रफीना और शियोन आगे जाते हैं और थोड़ी देर में वो सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। अब वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सोल्जर्स का कैप्टन आ जाता है। लगता है तुम लोग मिलकर ही ये इनविजिबल मॉन्स्टर्स का नाटक कर रहे हो। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन्हें। लेकिन एक भी सैनिक उसकी बात नहीं मानता है और तभी अचानक से वो हवा में उड़ने लगता है। सब कंफ्यूज थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक मॉन्स्टर का हाथ उसके सर पर आता है, जो कि उसकी गर्दन को तोड़ देता है। मॉन्स्टर कहता है, मुझे बाहर आए हुए बहुत समय हो गया है, फाइनली मैं आजाद हो गया हूँ। क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा स्वागत करने आए हो? मामूली ह्यूमंस होने के बावजूद भी तुम में काफी अच्छी तमीज है। ग्रस्ट पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो मॉन्स्टर यहाँ पर कहता है, हो देखो, मैं अभी बड़ा दयावान महसूस कर रहा हूँ, तो अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले ही मेरे बारे में तुमने पूछ लिया, उसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं एन वेल्फ हूँ, एक नोबल डीमन। डीमन का नाम सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये डीमन बोलता है, अरे क्या तुम लोगों ने कभी डीमन को देखा नहीं? क्या कहानियां भी नहीं सुनी? देखो, आज मैं बड़ा दयालु महसूस कर रहा हूँ। तुम सबको मारने की मेहनत तो मैं कर ही सकता हूँ। वो अपनी उंगलियों से चुटकी बजाता है, जिससे इतना पावरफुल अटैक होता है जिससे वो बड़ी सी दीवार भी टूटने लगती है। पर शियोन अपने मैजिक का यूज करके अपने साथियों के साथ बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अटैक उन तक पहुँच जाता है और वो सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं।
आसपास जितने भी सोल्जर और एडवेंचरर थे वो सब लोग जमीन पर गिरे हुए थे। शियोन उनसे कहता है कि उन्हें भागना होगा, वो उस चीज का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने जिन रेट्स को मारा है वो तो बस इस मॉन्स्टर का स्वागत करने के लिए आए थे, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। ग्रस्ट पूछता है, लेकिन ये है कौन? क्या ये भी तुम्हारी तरह मैजिक यूज कर सकता है? शियोन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये है कौन, पर इसके आसपास का एरिया मैजिक से भरा हुआ है और इसका मैजिक मुझसे भी 100 गुना ज्यादा है। मैं यहाँ पर उसे रोक कर रखता हूँ, तुम सब पीछे जाओ। तो इस पर ग्रस्ट कहता है, लेकिन इतना ज्यादा मैजिक है तो तुम इसका सामना नहीं कर सकते हो। जिस पर शियोन कहता है, मुझे पता है, पर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे रहकर नहीं बैठ सकता हूँ। वहीं डीमन अभी भी सिटी पर अटैक कर ही रहा था और चीजों को तबाह करके वो खुद को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वो बिना रहम के धड़ाधड़ लोगों को मारते जा रहा था। फिर शियोन कहता है कि हमें उसे यहीं पर रोकना होगा। अगर वो आगे बढ़ा तो वो हमारी फैमिली तक पहुंच जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं ही उसके मैजिकल अटैक को देख सकता हूं। तो फिर ग्रस्ट बाकी दोनों को इवैक्यूएशन में मदद करने को कहता है और वो दोनों उस डीमन के पास पहुंच जाते हैं। शियोन कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा और आप पीछे से छुपकर उस पर अटैक करना। ग्रस्ट ऐसा नहीं करना चाहता था, पर शियोन कहता है कि वही उसके मैजिक अटैक को डॉज कर सकता है, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके बाद एन वेल्फ कुछ सोल्जर के ऊपर फायर से हमला करता है, पर शियोन अपने एक्वा अटैक का यूज करके उन्हें बचा लेता है। यह देखकर मॉन्स्टर पूछता है, ओह तो तुम्हारे पास भी मैजिक है, तुम्हारी आंखें लाल कलर की हैं, क्या तुम लेग्रा के डिसेंडेंट हो? पर वैसे तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है और सारे ह्यूमंस मैजिक यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? शियोन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। फिर मॉन्स्टर कहता है, वैसे उस बात को तो हजारों साल हो गए और ह्यूमंस कितने बेवकूफ होते हैं। लगता है उन्होंने अपनी पुरानी गलती से कुछ भी नहीं सीखा। देखो तुम्हें उन सब ने बेवकूफ बनाया है और अब तुम मरने वाले हो। शियोन यहाँ पर अपने चारों तरफ मैजिकल एनर्जी इकट्ठा करता है और उस डीमन के अटैक से बच जाता है, पर डीमन उसके ऊपर हमला करना जारी रखता है। तो शियोन उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके ऊपर हमला करता है, पर यहाँ पर उसके अटैक से डीमन का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। वो डीमन फिर से शियोन को मारने की कोशिश करता है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन वो डीमन बहुत तेज था और वो उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो अपने ब्लो मैजिक का यूज करके खुद को संभाल लेता है। शियोन उसके अटैक से तो बच चुका था, लेकिन अब एन वेल्फ एक और बड़े से फायर मैजिक को तैयार करने लगता है। ये देखकर शियोन सोचता है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा और मेरे साथ बाकी सभी लोग भी। इसके बाद वो अपनी फैमिली और सभी दोस्तों को याद करता है और कहता है कि मैं आज यहाँ पर नहीं मरने वाला। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी घायलों को ले जाया जा रहा था और एक बंदा कोल को बताता है कि अचानक से ही एक बहुत ही पावरफुल आदमी आ गया है और उसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। यह सुनकर कोल समझ जाता है कि वो मैजिक की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिगेड और रफीना लोगों को सेफ जगह पर लेकर जा रहे थे। तभी रफीना के पास उसके सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उन लोगों को बचाने का काम उन पर छोड़कर शियोन की मदद करने चली जाती है। डीमन अपने स्पेल से शियोन के ऊपर हमला कर देता है, पर शियोन अपने फॉल स्पेल का यूज करता है और जमीन के अंदर जाकर उस अटैक से बच जाता है। बाहर आने के बाद वो डीमन के ऊपर एक्वा बोल्ट से हमला करता है, पर एन वेल्फ उस अटैक को अपनी पावर से डिफ्लेक्ट कर देता है। उसे ऑलरेडी पता था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एयर मैजिक को टच करती है तो वो खत्म हो जाएगी। आगे फिर यहाँ पर डीमन कहता है कि तुम्हें मैजिक को यूज करता हुआ देखकर लगता है कि ये सारी चीजें तुमने खुद से डिस्कवर की है और लगता है कि तुम्हें ज्यादा चीजें भी पता नहीं है। बिना अपने इक्विपमेंट के ना तुम फायर यूज कर सकते हो और ना ही लाइटनिंग। अगर तुम एलिमेंट्स को समझ सकते तो ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान होती। चलो खेल खेलने में बहुत मजा आया, पर तुम्हारी जिंदगी अब यहीं पर खत्म होती है। लेकिन तभी ग्रस्ट पीछे से आकर उस डीमन पर हमला कर देता है, पर इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है और वो उस पर मैजिक से अटैक करके ग्रस्ट को दूर फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद ही वहाँ पर गवायन आ जाता है। लेकिन उसके अटैक से भी डीमन का कुछ नहीं बिगड़ता है। डीमन कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि ये घटिया सा वेपन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? इसके बाद वो डीमन शियोन के पास जाता है और बोलता है, तुम भी काफी कमाल के बच्चे हो। हाँ, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी तुम मुझे हराना चाहते हो। ये चीज मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख पा रहा हूँ। वैसे लेग के डिसेंडेंट हो तो तुमसे यही उम्मीद थी। तो बच्चे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हें अपना साथी बनाऊंगा। इससे
इससे तुम्हें बहुत ज्यादा पावर मिलेगी और लंबी जिंदगी जियोगे तुम। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारा वजूद मिट जाएगा और तुम्हें मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा। शियोन ये सब फालतू बातें सुनता नहीं है और उससे बचकर भागने लगता है, पर तभी वो डीमन उसके सामने आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और वो उसकी गर्दन पर काट कर उसके खून को पीने लगता है। यह देखकर शियोन सोचने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मौत यहीं पर होने वाली है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और वो अपनी आंखों के सामने एक फेरी को देखने लगता है और तभी वो डीमन अचानक से चोक करने लगता है और वो शियोन से पूछता है उसे फेरी की ब्लेसिंग कहाँ से मिली। उसका ब्लड पॉइजन की तरह उस डीमन के ऊपर असर करने लगता है और वो कहता है कि वो गद्दार 1000 साल बाद भी उसके रास्ते में आ रहे हैं। वो डीमन किसी तरह खुद को संभालता है और फिर से शियोन के ऊपर हमला करता है और इसकी वजह से बेचारा शियोन बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर रफीना आती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं वो डीमन फिर से शियोन के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था, तो शियोन रफीना से कहता है कि वो उसके हाथ को ऊपर उठाए और फिर वो अपने मैजिक को अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है। तभी ग्रस्ट और उसके फादर आकर डीमन के ऊपर एक पीछे से हमला करते हैं और गवायन ने तो उस डीमन के हाथ को ही काट दिया था और इसी वजह से शियोन को मैजिक इकट्ठा करने का समय मिल जाता है। फिर शियोन अपना पूरा मैजिक इकट्ठा करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर यहाँ पर वो डीमन हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा स्पेल अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि शियोन के अटैक की वजह से उसकी आग ब्लू फ्लेम में बदल जाती है और वो डीमन जलने लगता है। मरते हुए वो डीमन कहता है, तुम सच में बहुत पावरफुल हो, पर लगता है तुम्हें भी कुछ सीखने की जरूरत है ना। वो डीमन उस आग की वजह से पूरी तरीके से वहाँ पर गायब हो जाता है। शियोन की सारी मैजिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। यहाँ पर शियोन की आंखें जब बंद होती है तो उसे वही फेरी दिखती है। तभी शियोन की आंखें खुलती है और उसे लगता है कि वो कोई भयानक सा सपना देख रहा था। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। उसकी माँ तो बिल्कुल यहाँ पर डर गई थी क्योंकि शियोन काफी दिनों से बेहोश पड़ा था। इसके बाद कोल वहाँ पर आकर उसे एग्जामिन करता है और बताता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। शियोन डॉक्टर साहब से पूछता है कि वो कितने दिनों से बेहोश था, तो कोल उसे बताता है कि 1 हफ्ते से। इसके बाद उसके फादर और ग्रस्ट भी उससे मिलने आते हैं। तभी यहाँ पर कुछ अजीब होता है। शियोन के चारों तरफ मैजिकल एनर्जी बढ़ने लगती है और उसे आसपास की चीजें भी अलग रंग की दिखाई दे रही थी। ये मैजिकल एनर्जी एंस वेल्फ जितनी नहीं थी, पर उसकी मैजिकल एनर्जी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसके बाद वो मैरी से मिलने जाता है। कहता है शायद इतनी मैजिकल एनर्जी से मैं मैरी को ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद शियोन मैरी के अंदर मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है और ऐसे ही कई सेकंड्स बीत जाते हैं, लेकिन मैरी कोई रिएक्शन नहीं देती है। पर शियोन भी मैजिकल एनर्जी ट्रांसफर करते रहता है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद मैरी वापस से होश में आ जाती है। यह देखकर तो सभी लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं और 3 साल में पहली बार मैरी फिर से कुछ कहती है। सभी लोग रो रहे थे और शियोन तो सबसे ज्यादा रो रहा था। फिर ऐसी 1 हफ्ता बीत जाता है और कोल की मदद से शियोन सभी को ठीक कर देता है। इसके बाद शियोन याद करता है कि उस डीमन ने उसे लेग्रा का डिसेंडेंट कहा था। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ ड्यूक से मिलने जाता है और कहता है कि मैं तो एक छोटा बच्चा था, तब भी आपने मेरी मैजिक और उस रेत वाली बात पर यकीन कर लिया। जैसे कि आप पहले से जानते थे कि मैजिक एग्जिस्ट करता है और मेरे फादर ने भी मैजिक को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर ड्यूक शियोन को बताता है कि वो लेग्रा का ही डिसेंडेंट है। 1000 साल पहले लेग्रा ह्यूमैनिटी के साथ डीमन के खिलाफ खड़े हुए थे। उनके बाल और आंखें लाल हुआ करती थी और माना जाता था कि वो कमाल की पावर यूज किया करते थे, जिसे सोर्सरी कहते हैं। जब 1000 साल पहले उन्होंने डीमंस को सील किया था तो डीमंस ने उनके ऊपर एक कर्स कर दिया, जिसकी वजह से उनका खात्मा हो गया। लेकिन 12 साल पहले कुछ अजीब हुआ था। क्वीन के पास एक औरत एक बच्चे के साथ आई और उन्होंने कहा कि ये बच्चा लेग्रा का डिसेंडेंट है और यही दुनिया को बचा सकता है। अगर उन्होंने अच्छे से इसे बड़ा और गाइड नहीं किया तो सारे इंसानों का खात्मा हो जाएगा। क्वीन सोचती है अगर ये सच में लेग्रा का डिसेंडेंट है तो आगे जाकर ये खतरा भी साबित हो सकता है, तो उसे केयरफुली बड़ा करना होगा। इसीलिए उसने अपने पुराने दोस्त लॉर्ड गवायन
और लेडी एमा को सौंप दिया। तो शियोन उनसे पूछता है कि क्या मेरी को इसके बारे में पता है। तो उसके पेरेंट्स बताते हैं नहीं, क्योंकि वो उसे अपने बेटे जैसे ही बड़ा करना चाहते थे। जिस पर शियोन बताता है कि मुझे इस बारे में पहले ही पता लग गया था, भले ही ये हम ब्लड रिलेटेड ना हो, पर आप दोनों ही मेरे पेरेंट्स रहेंगे हमेशा। वैसे क्वीन ने मुझे आप दोनों को क्यों दिया। जिस पर वो बताते हैं कि हम ऑनरेरी नोबल्स हैं, जो कि एक स्पेशल रैंक है और उनके पास अपनी कोई टेरिटरी नहीं होती है, इसीलिए ड्यूक ने कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया था जिससे वो रूल कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूक उसे बताता है कि उसे जल्द ही क्वीन से एक इनविटेशन लेटर मिलेगा। इसके बाद शियोन मेरी से मिलने चला जाता है और वो उसे बताती है कि 3 साल तक वो एक अंधेरी सी जगह में बंद थी, वहाँ पर वो बिल्कुल पागल ही हो जाती, पर उस पूरे समय में वो उसकी और अपने पेरेंट्स की आवाज सुन पाती थी, जिसकी वजह से उसे हिम्मत मिलती थी। अगले दिन वो लोग हेस्टेरिया को छोड़कर अपने विलेज में वापस आ जाते हैं और वो 2 साल में पहली बार यहाँ पर आए थे। 2 साल से सिकनेस को ठीक करने के चक्कर में शियोन का मैजिक पर जो कंट्रोल था वो बहुत अच्छा हो गया था और वो अपनी बॉडी को एनहेंस करके बहुत ऊंची छलांग लगा पा रहा था। वो इस नए मैजिक को बूस्ट नाम देता है। इसके बाद वो अपने हाथ को मैजिक में कवर करके एक पेड़ को पंच मारता है। वो याद करता है कि वो डीमन चारों तरफ से मैजिक से घिरा हुआ था, जो कि लोगों के अटैक को एब्जॉर्ब कर रही थी। इसका मतलब तो यह है कि मैं भी अपने मैजिक से अपने लिए शील्ड जैसा बना सकता हूँ। इसके कुछ दिन बाद शियोन जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि क्वीन ने उसके लिए इनविटेशन भेज दिया था। वो सभी लोग एक एक करके उसे गुड बाय कह रहे थे और रोज कहती है कि वो भी उसके साथ आना चाहती है। तो शियोन कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगा, पर फिलहाल उसे यहीं पर रहकर मेरी का ध्यान रखना होगा। इसके बाद वो मेरी से मिलता है और मेरी कहती है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वो उससे मिलने आएगी। खैर इसके बाद बाहर जाने के बाद वो देखता है कि एक मिलिट्री यूनिट उसका इंतजार कर रही थी और वो सब लोग उसको बड़ी इज्जत दे रहे थे। मिलिट्री कहती है कि आपको हम कैपिटल तक ले जाएंगे, आपको सर्व करना हमारे लिए गर्व की बात है। इसके बाद वो दोनों कैरेज में बैठ जाते हैं। तभी मेरी उसे बाहर से बुलाती है और वो उसे एक पेंडेंट देती है, क्योंकि आज उसका 13वां बर्थडे है, और कहती है कि इसे हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट किया है। इस पेंडेंट से तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे और अगर तुम्हें कुछ भी मुश्किल लगे तो हमारे बारे में सोचना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि चाहे कैपिटल में कुछ भी हो, वो कभी भी हार नहीं मानेगा और अपने मैजिक की मदद से हर प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। अब दोस्तों इस नई कैपिटल में क्या क्या होने वाला है ये तो हमें अगले सीजन में पता चलेगा, क्योंकि ये वाला सीजन तो फिलहाल यहीं पर खत्म होता है।